और दूसरा वाला टाइप आपका हो गया आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो कितने कितने तरीके का देख सकते हैं। एक हो गया स्ट्रक्चरल और दूसरा हो गया आपका स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल में कितने तरीके के हैं अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिंकेज, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन, और फोर्थ है आपका सॉल्वेट, और यू कैन से हाइड्रेट, और हाइड्रेशन भी बोलते हैं। स्टीरियो में वही दो टाइप देखने को मिलेंगे, सब में होंगे नहीं, किस में होंगे वो ध्यान देने की बात है। कैसे पहचानोगे किस में कौन सा है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल टाइप तो वही है। यहाँ पे सिस ट्रांस देखने को मिलेगा ज्योमेट्रिकल में, और ऑप्टिकल में आपको पता ही है DNL बनते हैं। बेसिक चीज़ें वही हैं। अब किस में कैसे कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल में आप अगर देखो स्ट्रक्चरल में अगर हम देखें तो फर्स्ट ले लेते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन की अगर बात करें तो डिफरेंस क्या होगा, अगर दो स्ट्रक्चर हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। आयनाइजेशन से मतलब है कि डिफरेंट आयन्स हो जाएंगे उसमें, एक प्रोड्यूस करेगा दूसरा आयन और दूसरा प्रोड्यूस करेगा अनदर आयन। तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन की अगर बात करो तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि आयन्स डिफरेंट प्रोड्यूस करेगा वो एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है CO NH3, उसमें 4 अटैच हैं, ब्रोमीन उसमें 2 अटैच हैं, SO4 उसमें 1 है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख करके आपको पता चल रहा है कि भाई ये सेंट्रल मेटल है, ये आपके लिगेंड्स हो गए, ये भी क्या है लिगेंड्स है, और ये भी क्या है लिगेंड्स है। अब आप बोलेंगे सारे के सारे लिगेंड्स है तो आउटर स्फीयर में कौन है नॉन आयनाइजेशन में, तो इन सबको पक्का से हम लिगेंड अभी नहीं कह सकते। जो अंदर होगा स्फीयर के उसको लिगेंड बोल देंगे, जो बाहर होगा वो तो आपका क्या कहलाएगा आयनाइजेशन या काउंटर आयन बोलते हैं ना। तो इसको जब देखा गया तो ये दो तरीके से बना, एक ऐसे NH3 के चारों अंदर आ गए, Br2 के दोनों अंदर हैं, और SO4 का आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आप इसका कैसा, दूसरा आइसोमर कैसा बना सकते हो, CO को अंदर ले लिया, NH3 को यहाँ पे कर दिया होल 4, और SO4 को अंदर कर दो स्फीयर के, और Br2 को बाहर कर दो। देख पा रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये जो Br था आयंस में एक्सचेंज हुआ ना, ये जो Br था ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दूसरे वाले स्ट्रक्चर में बाहर चला गया, और पहले वाले स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था। तो आयंस डिफरेंट हो जाएंगे। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे एक्व सॉल्यूशन में, तो पहला वाला कंपाउंड जो ये है आपका Br2 SO4, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो आपको ये आयन मिलेगा,
ये दो आयंस मिलेंगे। और जब आप दूसरे वाले को ब्रेक करोगे तो आपको कौन सा आयन मिलेगा? Br आयन मिलेगा। देख पा रहे हैं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है और आपके जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। ठीक है, जो वो आपका कंपाउंड है वो आयंस जनरेट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? डिफरेंट आयंस जनरेट कर रहा है। तो फॉर्मूला सेम होते हुए भी ये दो तरीके के हो गए आयंस इसमें, इसलिए इसको हमने क्या बोला? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है सबको? अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। PtNH3 होल 4 ले लीजिए, यहाँ Cl2 कर दीजिए, यहाँ पर Br2 है बाहर। अब एक्सचेंज कर दो, PtNH3 इसको सेम रहने दो, यहाँ Cl का Br2 कर दो और इसका Cl2 को बाहर कर दो। तो आप देखो इसमें ये वाला बड़ा आयन मिलेगा और एक Br माइनस मिलेगा, इसमें ये वाला बड़ा आयन मिलेगा और Cl माइनस मिलेंगे। क्लियर है बात? अब सपोज इन दोनों को डिफर हमें देखना है कि ये दोनों आइसोमर्स हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा? अगर रिएक्शन को देखो आप, सपोज इसको रिएक्शन से चेक करना है, इसमें हम लोग क्या करें? AgNO3 डाल दें, AgNO3 इसमें ऐड कर दें, तो आप देखोगे जब AgNO3 फर्स्ट वाले में ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करते हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया आइसोमर। तो फर्स्ट वाले में जब आप AgNO3 ऐड करोगे तो आपको पता है कि फर्स्ट वाला Br माइनस दे रहा है, तो ये AgBr का येलो PPT बनाएगा। और यही AgNO3 जब आप सेकंड वाले में ऐड करोगे तो क्या होगा? सेकंड वाला जो है उसमें आपको पता है कि सेकंड वाला Cl माइनस देगा क्योंकि Cl बाहर है। आयनाइज यही होता है, इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं और ये आयनाइजेबल पार्ट होता है दिस वन। तो इसमें Cl माइनस है तो ये क्या बना लेगा? AgCl बना लेगा, जिसका PPT वाइट होता है। तो दोनों आइसोमर्स में इस रिएक्शन के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देख करके तो कर ही सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकेंड, तो सेकेंड को हम हाइड्रेट और सॉल्वेट बोल सकते हैं। हाइड्रेट का मतलब है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, इसमें ज़्यादातर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ था इनमें, उसमें ये प्रेजेंट होगा। जिसमें वाटर नहीं है उसमें ये आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपकी कंडीशन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए उस कंपाउंड में, है ना। मान लीजिए कि ये जो पिछला वाला था, ये वाला हम लेते हैं, तो यहाँ कहीं वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो ये वाटर से रिलेटेड है आपका ये वाला आइसोमेरिज्म, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये वाला आइसोमेरिज्म शो वो नहीं करेगा। जैसे इसमें क्या होगा? H2O मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो डिफर करेगा दोनों आइसोमर्स में। कहाँ कहाँ पे डिफर करेगा? अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो उसमें डिफर करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्रोमियम H2O होल 6 Cl3, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे हम देख सकते हैं, वो देख रहे हैं। जैसे मान लो
क्रोमियम को ऐसे रखो और H2O को हम ले लें होल 4 Cl2 कर दो और यहाँ पे Cl आ गया। ठीक है, एक हम ऐसे ले सकते हैं, क्रोमियम को ऐसे ही ले लो, ये होल 6, अगर यहाँ 4 करोगे तो 2 H2O बाहर आएंगे। टोटल हमें कितने लेने हैं, H2O 6 लेने हैं, तो 2 आपके बाहर हो गए। अब मान लो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, क्रोमियम H2O होल 5 Cl और यहाँ पे हमने Cl2 H2O कर दिया। तो इन दोनों में क्या देख पा रहे हो आप, डिफरेंस क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 4 H2O थे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 H2O हो गए। देख पा रहे हैं? इसका मतलब इन दोनों आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसका नंबर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो गया। तो ऐसे को हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स या सॉल्वेंट से रिलेटेड है, तो इसको हम सॉल्वेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? जैसे मान लो हमने ये ले लिया CONH3 होल 4 Cl H2O और यहाँ पे Cl2 कर दो। अब इसका दूसरा बना रहे, तो इसमें क्या करें हम, CONH3 होल 4, यहाँ पे Cl2 कर लिया, एक ही H2O था उसको बाहर कर दिया, ऐसे कर लिया। यहाँ ब्रैकेट होगा या कभी कभी डॉट बना होता। तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पे 1 H2O था स्फीयर के अंदर, यहाँ पे H2O गायब हो गए, 0 H2O हो गए स्फीयर के अंदर। क्लियर है बात? तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो उन कंपाउंड्स का, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर H2O मॉलिक्यूल के नंबर डिफरेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब देखो, तीसरी है अपनी लिंकेज। जैसा कि लिंकेज वर्ड से मतलब है कि बॉन्डिंग की बात करी जा रही है। ठीक है, अब बॉन्डिंग में जो डिफरेंस आएगा ना वो किससे आएगा, वो आएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड से। एम्बीडेंटेट लिगेंड की अगर हम बात करें तो क्या था, जैसे साइनाइड था, कोई ऐसा कंपाउंड हो, मतलब मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और एक कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड ऐसा है जिसमें सेंट्रल मेटल CN के कार्बन से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कंपाउंड ऐसा है जिसमें सेंट्रल मेटल, फॉर्मूला सेम है दोनों का, सेंट्रल मेटल CN के N से ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात? मतलब इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है कि लिगेंड जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे सारे लिगेंड अगर आपको मोनोडेंटेट बोल दिए जाए, मतलब सारे लिगेंड ऐसे बोल दिए जाए जो आपके मोनोडेंटेट हो, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन, एक एटम ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, तो आपसे बोला जाए कौन सा आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगा तो आप लिंकेज कह सकते हो। अगर उसमें H2O भी नहीं होगा तो आप बोल सकते हो हाइड्रेटेड भी नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बनाए जाते हैं, फॉर्मूला दे करके पूछते हैं कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लें इसका कोई अच्छा सा NCERT का ले लें।
एनसीईआरटी में तो बड़ा CONH3 होल 5 है। एक बार इसको ऐसे लिख दिया NO2। NO2 का मतलब है कि इस NO2 का N दे रहा है इलेक्ट्रॉन। और एक बार इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया, ONO लिख दिया इसी को। जब ONO लिख दिया तो मतलब ऑक्सीजन दे रहा है। तो फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे NO2 एम्बिडेंटेट लिगेंड है, और इस वाले कंपाउंड में सेंट्रल मेटल कोबाल्ट को कौन दे रहा है? NO2 का N। और ये वाले में कोबाल्ट को कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन O। तो लिंकेज समझ गए आप लोग? लिंकेज आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है भाई? एम्बिडेंटेट अलग अलग एटम से दे सकता है, तो किसी एक आइसोमर में ऐसा होगा कि भाई एक देगा और दूसरे वाले आइसोमर में कौन होगा? दूसरा दे देगा, दूसरा पोर्शन उसका जो दूसरा एटम होगा वो दे देगा। एम्बिडेंटेट कोई भी यूज कर दो तो आपका कंपाउंड में इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि आपको ये कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करे। अब ब्लास्ट वाली बात करते हैं। लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन से तो मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं। ये कैसे? देखिए, इसमें इसके लिए क्या कंडीशन है कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होंगे ना, वो आपके दो होंगे, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे जैसे K4Fe6 या बहुत सारे ऐसे पढ़े जिसमें केवल एक ही कॉम्प्लेक्स है। देखो एक ही है ना कॉम्प्लेक्स ये। इसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या है? 2 कॉम्प्लेक्स स्फीयर होने चाहिए, 2 कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये है आपका CONH3 होल 6 क्रोमियम CN होल 6। देख रहे हैं? तो अभी कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था किसको कैटायन मानोगे, किसको एनायन। जो पहले लिखा हुआ है वो कैटायन हो गया, और जो इधर लिखा हुआ है वो क्या बन गया? एनायन बन गया। ठीक है, तो ये कैटायन है और ये एनायन है। अब जो कंपाउंड बना हुआ है उसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स आयंस दिख रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में होगा क्या कि इसमें इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज कैसे होगा? जैसे यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया लिगेंड है ना, अब कोबाल्ट के साथ CN आ जाएगा और क्रोमियम के साथ अमोनिया आ जाएगा। तब इस तरीके के जो आइसोमर्स बनेंगे उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। जैसे अब इसका फॉर्मूला लिखना है तो CONH3 होल 6 था, और इसमें अब यहाँ पे आ जाएगा क्रोमियम के साथ NH3 होल 6 और कोबाल्ट के साथ CN को कर दीजिए होल 6। देख पा रहे हैं? इसका मतलब इंटरचेंज हो रहा है। क्रोमियम के साथ आपका यहाँ पे आपने NH3 को रखा, इसको इसके साथ CN को कर दिया, और इसकी पोजीशन भी इसके साथ साथ चेंज हो गई। जो अमोनिया वाला है वो आपका कैटायन ही बना रहा, और जो CN वाला है वो एनायन बना रहा। तो इन दोनों आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसकी स्पेशल कंडीशन थी कि 2 कॉम्प्लेक्स आयन आपके होने चाहिए। अगर 2 नहीं है
तो बात नहीं बन पाएगी। जैसे CONH3 होल 6 हो गया, फिर क्रोमियम C2O4 ले लो ऑक्सीलेट होल थ्राइस। अब क्या करना है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 है तो अब क्रोमियम के साथ NH3 आएगा और कोबाल्ट के साथ C2O4 जाएगा। तो मेटल को उठा के चेंज कर दो, बाकी आपका क्या रहेगा। क्लियर हो गई बात। अब आप पहचान लेंगे कहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म है, अगर 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं तो। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आपको बताना है कौन सा आइसोमेरिज्म है। ध्यान से देखिएगा। प्रियांजल बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स में लिख रही हूँ, बताना। पहला वाला प्रियांजल को बताना है। प्रियांजल क्लास में है? दूसरा वाला हर्षित अग्रवाल। हाइड्रेट हाइड्रेट। तीसरा वाला बताएंगे अनुकृति। प्रियांजल ने कोई मैसेज करा है क्या, देख लो। कोऑर्डिनेट लिखा है, फर्स्ट वाला बताना है। प्रियांजल आपको फर्स्ट बताना है। थर्ड वाला आर्ची बता दीजिए। फर्स्ट वाला प्रियांजल बता रही है, नहीं तो कोई और बताए। ये देखो लास्ट वाले में तो सिस ट्रांस लिख दिया है, तो इसका मतलब आपको पता है सिस ट्रांस तो ज्योमेट्रिकल ही होता है ना। फर्स्ट इसमें तो ज्योमेट्रिकल है, आप देख पा रहे हो डी में GI है। अगर ये वाले को बोलो तो देख रहे हैं कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, अब कोबाल्ट के साथ CN कर दिया, और क्रोमियम के साथ CN था, क्रोमियम के साथ अमोनिया, तो इंटरचेंज हुआ इसमें। और 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी दिख रहे हैं, तो हमें क्या पता चल गया, ये कोऑर्डिनेशन वाला है। तीसरे वाले में देखो स्फीयर के अंदर H2O5 थे, यहाँ पे स्फीयर के अंदर H2O4 कर दिए गए हैं, और इधर H2O बाहर चेंज हो गए, तो अंदर और बाहर H2O चेंज हो गए, तो ये हो गया आपका हाइड्रेट या सॉल्वेट बोल सकते हो। फर्स्ट वाले को अगर देखो तो ये हाँ आयनाइजेशन होगा, क्योंकि ये आयनाइज होने पे SO4 दे रहा है, ये आयनाइज होने पे Br- देगा, तो दोनों का चेंज हो गए आयंस, इसलिए आयनाइजेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन था आयनाइजेशन बता दो, पेयर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर बताना था, तो फर्स्ट हो गया। क्लियर है। CrNO2NH3 होल 5 ZnCl4, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर बने हुए। ऑप्शन है इनके बारे में देखिए।
फर्स्ट दिया आयुपैक नेम दिया हुआ है, लिखती हूँ मैं, थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ। पेंटाएमीन नाइट्राइटो this is NO2 नाइट्राइटो N chromium 3 tetrachlorido जिंकेट 2। सेकंड देखिए क्या दिया हुआ, पहले में तो आईपीएससी नेम दिया है, सेकंड में दिया हुआ है इट शोज जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जीआई तो अभी पढ़ा नहीं है, इस ऑप्शन को मैं बता दूंगी आपको। इट शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फोर्थ है आपका इट शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। अब आपको ऑप्शंस क्या क्या बनाए, यहाँ लिख दूं ऑप्शन। ऑप्शंस है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है कि आपका करेक्ट बताना था, तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है 1 3 4 करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है सेकंड 3 4 करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन है सारे ही करेक्ट है। चलिए चेक करिए और बताइए। जीआई तो ये शो नहीं करता, ठीक है, तो कोई भी वो ऑप्शन जो सेकंड जिसमें है वो तो नहीं होगा। नहीं, जीआई जीआई सेकंड पे लिखा है। बी ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। अच्छा, कैसे कैसे, चलो भाई। नाम तो सही है, सबको सबको पता है कि ये पॉजिटिव वाला होगा, पहले लिखा है ये निगेटिव वाला होगा, है ना। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8 लगाते हैं, तो यहाँ पे 8 लगा दिया। जिंक है तो जिंकेट टेट्राक्लोराइडो सही लिखा है इन्होंने। जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालेंगे तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगी 2। अब 2 कैसे आएगी, पहले कॉम्प्लेक्स में देख लेंगे। NO2 की -1 होती है, और इससे अगर देखो तो इसमें क्रोमियम की कितनी आएगी, क्रोमियम की 3 आ रही है। NO2 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कैसे होगी, ZnCl4। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या लगाएंगे, कैसे आपने फर्स्ट को करेक्ट कहा, अच्छा हाँ, एक सेकेंड। इसमें जो आंसर दे रहे हैं, आंसर तो बी है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए हम लोग सोचें कि इसमें NO2 में हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे जनरेट करेंगे।
NH3 का ये तो 0 है, NO2 का ये इसको सोचना पड़ेगा। ZnCl4 है तो Cl के तो -4 ही होंगे। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ तो झोल लग रहा है, क्योंकि क्रोमियम का तो आना चाहिए। क्योंकि NO2 की ऑक्सीडेशन नंबर तो हम NO2 को अगर लें तो -1 ही लेते हैं। अच्छा, लिंकेज और ये वाला कोऑर्डिनेशन वाला ये पॉइंट क्लियर है, थर्ड और फोर्थ। नेमिंग में थोड़ा सा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा लग रहा है कि ये कैसे होगा। थर्ड और फोर्थ क्लियर है। लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, मान लो इसके उठा करके इधर कर दें और इसके उठा करके इधर कर दें तो लिंकेज शो कर सकता है। और इट शोज कोऑर्डिनेशन शो कर सकता है। और लिंकेज के लिए एम्बीडेंटेट चाहिए, तो एम्बीडेंटेट भी यहाँ पे है, NO2 है एम्बीडेंटेट। तो ये दोनों की बात तो ठीक है, लेकिन ये बात नहीं वो हो रही है कि भाई हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें ज्योमेट्री वगैरह को यूज़ करना पड़ेगा क्या, या NO2 का कुछ नंबर अलग हो, दैट मे बी 5 यहाँ पे हैं और यहाँ पे 4 हैं। ये है आपका, है तो MB लेकिन एक ही देगा एक टाइम पे, और ये भी एक ही देगा एक टाइम पे। तो 5 और यहाँ पे 6 हो गए, और यहाँ पे हो गए आपके 4। तो 4 और 6 को हम कैसे बैलेंस करेंगे इस फेयर में। एक बार इसमें कुछ फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ी है ना, क्योंकि जब हम जहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन देखेंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन में देखिए आपको एग्जांपल किस तरीके के बताए हमने आपको। ये था ना कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल। तो NH3 आपको पता है कि कितने देता है, 6 NH3 है तो 6 LP देगा। और C2O4 आपका ये होता है बाइडेंटेट, तो C2O4 अगर 3 है तो कितने देगा, 6 LP ये भी दे देगा, दे सकता है। तो इसमें इंटरचेंज हो रहा है। दूसरा इंटरचेंज देखो, यहाँ पे NH3 6 दे रहा था, CN भी 6 दे रहा था, यहाँ पे भी ये तो सेम टू सेम है। यहाँ पे जो है अगर इसको लिंकेज बोल रहे हैं, अगर ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला कोऑर्डिनेशन वाला, तो NO2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा एक ही तरफ से, और ये NH3 5 प्रोवाइड कराएगा, और ये Cl केवल 4 प्रोवाइड करा रहा है। तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो कोई नहीं, इसका मैं देखती हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ तो है नहीं, मेरे पास बुकलेट है इससे करवाया। तो इसको हम लोग वो करते हैं, कंफर्म नहीं मानते इसको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो ये कैसे होगा, इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया ना कि आप कैसे कैसे अलग करोगे। यस और नो? अब देखो, अब ये तो स्ट्रक्चर वाली बात हो गई, स्ट्रक्चरल वाले सारे के सारे हो गए। अगर हम लोग करें
ज्योमेट्रिकल को देखें, सिस ट्रांस देखें, तो सिस ट्रांस में किस तरीके का हमको देखने को मिल सकता है। या 1 मिनट रुक जाओ, आपको करा दूं मैं, 1 2 तो करवा दूं तब। अच्छा, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन अगर आपको दिया हुआ है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, म्यू √n+2, यही होता था ना। n होता है अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते थे वो स्पीसीज को देख लेते थे कि उस आयन में कितने अनपेयर्ड होंगे। अब ये अनपेयर्ड देखने का एक तरीका है कि आप जैसे मान लो Ni लिखा हुआ है, Ni+2 सपोज लिखा है, तो Ni का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, यही होता है ना। निकिल 28 होता है। Ni+2 का अगर कॉम्प्लेक्स है सपोज, तो ये 4s गायब हो जाएगा इससे। फोर एस तो 0 हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा यहाँ पे। यहां तक की बात क्लियर है। अब जब तक हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ा था तब तक अगर Ni+2 का हमें निकालना है तो हम लोग इसी तरीके से 3d8 कर देंगे और 3d8 में देख लेंगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड। 8 अगर आपको फिल करने हैं तो आप ऐसे भर दोगे, तो 2 अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। और हमें अगर म्यू निकालना है तो हम ऐसे फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। ऐसे ही तो निकालते थे। तो कितना आ जाएगा आपका, n+2 होता है ना ये, तो आपका √10 आ जाएगा। 4 2 8, √8 आ जाएगा, 2√2 है ना। ये Bm आ जाएगा अपना, ठीक। तो ये तो मतलब वो वे था जो अभी तक हमने सीखा था कि कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई इसमें ऐसा आयन है तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉलीहेड्रा की बात की जाती है तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है उसका सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता हो। दूसरी चीज, वो जिस लिगेंड से अटैच है वो लिगेंड आपका वीक है या स्ट्रांग है। 2 तरीके के लिगेंड्स होते हैं, एक कैटेगरी आती है वीक की और एक आती है स्ट्रांग की। अगर जो लिगेंड वीक होता है तो वो क्या करता है, वो पेयरिंग नहीं करा पाता। और जब पेयरिंग नहीं होगी ना, तो जैसा एग्जांपल हमने ये 3d8 का लिया था, Ni+2 के 3d8 का जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए थे हमने। अब अगर तो इसके साथ वीक लिगेंड लगा हुआ है, वीक कौन सा है स्ट्रांग कौन सा है वो भी बता दूंगी। वीक अगर लिगेंड कोई लगा हुआ है, हमने पहचान लिया, अच्छा वीक लिगेंड यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स में,
और Ni का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर अप नहीं करा पाता है, तब n=2 ही रहेगा और अपना म्यू जो होगा वो कितना आया था, 2√2 ही आएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी कॉम्प्लेक्स में केस चेंज हो जाता है, इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, तो वो क्या कराता है, वो पेयरिंग करवा देता है। अब पेयरिंग जब होगी Ni+2 के 3d8 में जब पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो 3d8 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या? ठीक है, n=0 आ जाएगा, तब उस केस में हमारा म्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुई बात? यस और नो? क्या कहते हैं आप लोग? और ये अलग अलग केसेस में होगा, कौन से केस में स्ट्रांग लग रहा है, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो स्ट्रांग काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वीक काम करते हैं। जो वीक काम करेगा वो डबलिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा, और जो स्ट्रांग होगा वो पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है। नॉर्मल जो हम सोच रहे हैं उससे इसका नंबर चेंज हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक भी डिसाइड करेंगे। अब आप बताइए, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको डाया बोलते हैं या पैरा बोलते हैं? और अगर हम देखें तो ये 3d8 वाला जब वीक लिगेंड है तो कैसे काम करेगा? 3d8 Ni+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर लिगेंड वीक है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, तो ये कैसे काम करेगा? पैरा की तरह। और अगर यहीं पे इसके साथ जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स में अटैच है, कोई निकल का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है, तो ये पेयर करवा देगा, तब ये कैसे काम करने लगेगा? डायमैग्नेटिक की तरह। क्लियर? अब ये तो बात थी म्यू कैलकुलेशन की। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी जैसे ये कंपाउंड है, कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ। अब अगला टॉपिक मुझे NiCO4 है ना, और है Ni कौन बताने वाला? IPSC नेम है। जल्दी से बताइए। JEE 2008 का क्वेश्चन है। आईपैक नेम बताना है। हाँ बताइए। हाँ
ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही होगी, श्योर है? क्या कह रहे हैं? कलर से भी खूब क्वेश्चन आए। CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस Cl2, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, COH2O होल 5 Cl, और एक है NiH2O होल 6 Cl2। इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जिसपे +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? मल्टीपल करेक्ट तो नहीं है, देखती हूँ एक बार, कहीं मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन तो नहीं। सेक्शन हाँ, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। हाँ, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। सारे में ही +2 है, देख पा रहे हैं ना? ये तो H2O है, 2 Cl है तो +2, यहाँ पे भी 2 Cl है, H2O है तो +2, यहाँ पे भी Pt और 2 Cl है तो H2O +2, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, देख पा रहे हैं? एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरे क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पैरामैग्नेटिक, अगर पूरा क्वेश्चन लिख दें तो ये ऑप्शन है 4, मतलब दिस इज 4। फर्स्ट है आपका GI, सेकंड है आपका पैरामैग्नेटिक, और थर्ड है आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो आपको इसमें देखना था कौन किससे मैच कर रहा है, और ऑप्शन अपने मल्टीपल करेक्ट वाले थे। टाइम बोल दीजिए मेरे को। Ni +2 देखो एक टर्म होता है नहीं, FeH2O होल 5 NoSO4। इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट इज पैरामैग्नेटिक, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट है Fe in this complex has 3 unpaired electron। चलो
Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? पहले तो पहला क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर तो पढ़ा हुआ है ना सबने? हाँ, +2 होना चाहिए। अच्छा, कैसे कैसे? हाँ, अच्छा, और अगर Fe+2 है तो कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए ऐसे? Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? Fe+2 में अगर देखें तो 3d6 4s0 यही तो होता है ना, और इसमें 3d5 4s0 हो जाते हैं ना, यही होते हैं ना, करेक्ट है? तो इसमें 4 अनपेयर्ड आते हैं, और अगर 3d5 कर दोगे तो कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? NO NO+1 होता है, तो अगर इस तरीके से निकालोगे तो क्या आएगी? +1 आ जाएगा भाई। अगर NO पे +1 लेते हो तो ये आपका पूरा +1 बन जाएगा, -2। और अगर +1 लोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? 3d6 और 4s1। तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे ना। और ये स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी या डाया होगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा और डाया, पैरा और डाया। थ्री डी सिक्स में, हाँ 7 कैसे हो गए? 6 कर दिया ना हमने, तो 4 इधर से मिलेगा, हाँ 5 ही होगा, 4 इधर से मिलेगा। 4 + 1 5 होंगे, हाँ। तो इसको क्या होना चाहिए? पैरा होना चाहिए, डाया होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस? पैरा होना चाहिए। अच्छा भाई, अगर पैरा हो जाता है तो पहला तो सही होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारे कितना आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 आ रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कह सकते हैं, या कोई और फैक्टर इसमें काम कर सकता है? देखो, ये तो एक सिंपल वे था, ये एक सिंपल वे था जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि भाई इस तरीके से हमने देखा तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग इस तरीके से नहीं होती है। कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके का हो रहा है? कौन से एटम्स, कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसका नेचर कैसा होगा, पेयरिंग होगी नहीं होगी, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो इनके कॉम्प्लेक्सेस में sp3 dsp2 sp3 d2 d2sp3 इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे ये बनते हैं टेट्राहेड्रल। ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये बनते हैं स्क्वायर प्लेनर। और कैसे कैसे बनते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे बॉन्डिंग में। अब जो क्वेश्चंस मैं आगे करवाने जा रही थी वो ज़्यादातर ये, जैसे ये क्वेश्चन भी बॉन्डिंग को रिलेट कर रहा है, इसलिए अभी हम लोग इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अब कल हम लोग करेंगे बॉन्डिंग इसमें, जब अपने को आपको बॉन्डिंग